semiconductor physics is the physics or science of controlling electrical properties of material. हम किसी मटेरियल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मेरे पास रेसिस्टिविटी है, मेरे पास रेसिस्टिविटी ऑफ, मान लो कॉपर मेरे पास है, मान लो मेरे पास रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर है, उसकी कुछ वैल्यू है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉपर की कोई रेसिस्टिविटी है, उसकी एक वैल्यू है. दूसरी है रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन है, मान लो, इसकी भी एक वैल्यू है ना. जो वैल्यू है वो आपको नेचर ने दिया है, जो इसकी वैल्यू है वो आपको नेचर ने दिया है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर इसकी वैल्यू, इमेजिन करो इसकी वैल्यू कुछ x है और इसकी वैल्यू कोई y है, तो x और y पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम इसको नहीं बदल सकते हो, तुम इसको नहीं बदल सकते हो. हमको एक ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको एक एक्सपेरिमेंट में, एक टेक्नोलॉजी में वी वांट रेजिस्टिविटी टू बी इक्वल टू x by 1000. मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी x by 1000 है. बट नेचर में ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जिसकी वैल्यू x by 1000 हो. बट सच मटेरियल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. अब क्या करोगे? हमको ये मटेरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी इसका x by 1000 या ये मान लो x by 10⁸ चाहिए. बट ऐसा मटेरियल नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जो रेजिस्टिविटी है तुमको उसी से काम चलाना है. तुम अपनी मर्जी का रेजिस्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकते थे इस साइंस के पहले, बट इस साइंस के बाद तुम अपनी मर्जी का रेजिस्टिविटी क्रिएट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट योर ओन रेजिस्टिविटी वट एवर यू वांट इन दिस मेथड. हाउ? But now we can create any resistivity we want. Now रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता था? अगर तुमको याद होगा रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता था, हमको याद है कि J इक्वल टू होता था सिग्मा टाइम्स ऑफ E. सिग्मा को बोलते थे, ठीक है, सिग्मा को बोलते थे कंडक्टिविटी. सिग्मा का रेसिप्रोकल होता था रेसिस्टिविटी. और इसकी वैल्यू हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकाली थी. इसकी वैल्यू हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकाली थी. वो आई थी NE स्क्वायर टाउ बाय 2m. याद है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी टाइम होता है वो फिक्स है. अब क्या करोगे? यहां पे हम पास दो टेक्निक होता है. एक होता है n को तुम चेंज कर सकते हो. कैसे चेंज कर सकते हो? इस मेथड को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को तुम चेंज कर सकते हो. इसको बोलते हैं डोपिंग. क्या बोलते हैं? डोपिंग. डोपिंग को देके और करंट की वैल्यू होती थी NeAVD. VD क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तुम डोपिंग के टेक्निक से n को चेंज कर सकते हो. नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम तुम चेंज कर सकते हो सेमीकंडक्टर साइंस में, n को डोपिंग ज्यादा या कम करके. दूसरा, तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड बायसिंग. बायसिंग जो होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस. बायसिंग टेक्निक से तुम VD को कंट्रोल कर सकते हो और डोपिंग टेक्निक से तुम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो. यहां दो टेक्निक होता है, डोपिंग और बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग VD बढ़ जाता है, रिवर्स बायसिंग VD घट जाता है. डोपिंग कर दोगे, ज्यादा डोपिंग करोगे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। कम करो, तुमको जो वैल्यू चाहिए तुम इमेजिन कर लो, तुम उस वैल्यू का मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है। हाँ बताओ, किसी कोई डाउट था? सर रो की वैल्यू आपने लिखी है, वो मुझे याद है कि m/ne² टाउ होता है, मतलब मैंने लिखा हुआ भी था m/ne² टाउ। हाँ वो रो की होती थी कि उसकी होती थी? हाँ ठीक है, ठीक है, सिग्मा की है, सिग्मा की ये वैल्यू, ठीक है, ठीक, सिग्मा की ये वैल्यू करेक्ट, ये 1/रो होता है। खैर जो भी है, बट 2 भी नहीं होता था ना। वो कुछ बुक्स में 2 दिया है, कुछ में नहीं दिया है। कुछ ने क्या किया है कि कोलिजन जहां से जहां गया है वो डिस्टेंस लिया है। कुछ ने क्या किया है, कुछ ने क्या किया, वीडी को लिया है 80। कुछ बुक्स ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और कुछ ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिया है हाफ AT²/T, डिस्टेंस बाय टाइम। समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी ने ये लिया है। जो भी है, हमको उससे मतलब, हमको ये है कि प्रोपोर्शनल है। हम एन को चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्रीड? यस सर। तो 2 चीज याद रखना, डोपिंग और बायसिंग, ये 2 तुम नया चीज पढ़ने जा रहे हो। डोपिंग और बायसिंग तुम 2 नया चीज पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और इसमें नाम से ही पता चल रहा है सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन्स कंडक्टर, यानी 3 टाइप के मटेरियल हम कह सकते हैं होते हैं। कौन कौन से? इंसुलेटर, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी टेंडिंग टू इंफिनिटी होती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी वेरी स्मॉल होती है। इसकी रेजिस्टिविटी स्मॉल होती है, इसकी वेरी लार्ज होती है, इसकी मॉडरेट होती है। इसमें कोई नया चीज नहीं है। बाकी इसकी कितनी वैल्यू होती है, कैसे होती है, यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि J = जो हम लेंगे सिग्मा ई, हमारा कहना है यहां पर सिग्मा टेंड्स टू 0, देयरफॉर J टेंड्स टू 0। तुम बहुत ज्यादा फील्ड भी दोगे तो तुमको करंट नहीं मिलेगा, करंट डेंसिटी नहीं मिलेगा। यहां पर सिग्मा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, देयरफॉर J इज लार्ज। फील्ड दोगे तो तुमको J जो है, जब तुम फील्ड दोगे तो तुमको जो है सिग्मा बहुत स्मॉल है, इसलिए तुमको क्या होगा कि तुमको J मिलेगा, J यू वुड गेट इज लार्ज, करंट मिलेगा। यहां पर क्या होता है, सिग्मा जो है मॉडरेट होता है तो थोड़ा सा करंट मिलेगा, स्मॉल करंट मिलेगा। ये सब फालतू के डेफिनेशंस है जो बुक्स में दिए हुए होते हैं, वो तुम देख सकते हो। अगर रो, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, रो रेजिस्टिविटी लार्ज है, सिग्मा लार्ज होगा ना? हाँ, सिग्मा लार्ज होगा, I = V/R, V/R। हाँ ठीक है। तो अगर इसका रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी टेंडिंग टू 0 होता है, तो अगर हम फील्ड, एक पर्टिकुलर फील्ड दे रहे हैं, बिकॉज ये टेंडिंग टू 0 है, तो ये हो जाएगा टेंडिंग टू, ये हो जाएगा टेंडिंग टू, फील्ड देंगे, ये जो है टेंडिंग टू J की वैल्यू जो है हम यहाँ से लिख सकते हैं I = V/, हाँ ठीक है। तो E की एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर सिग्मा की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है तो J की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी, सिग्मा वैल्यू टेंडिंग टू, अगर लार्ज है तो J लार्ज होगा। हाँ ठीक है, ये स्मॉल करंट देगा, सही है ना? अब देखिए इसकी बैंड थ्योरी क्या होती है और कैसे बनती है। मैंने इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, बैंड थ्योरी। व्हाट इज द बैंड थ्योरी? बैंड थ्योरी ऑफ मटेरियल्स। मान लो मेरे पास एक एटम है जो कि वेपर फेज में है, और मेरे पास कोई एटम वेपर फेज में है। ये मेरे पास एक एटम है जो कि वेपर फेज में है, तो दिस इज एन एटम इन वेपर फेज, एटम इन वेपर फेज। मान लो ये सोडियम एटम है, मान लो ये सोडियम एटम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेक्स होता है 1s2, 2s2, 2p6,
3s1 ये ना, तो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है और ये स्टेट 3 है, ये क्वांटम नंबर 1 2 3 है। इसमें कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कुल मिला करके जो है कितना होता है 1s2 2s2 2p6। हाँ, इसमें जो है होता है कुल मिला करके कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये प्रेसाइसली डिफाइंड होता है। प्रेसाइसली डिफाइंड का मतलब है, प्रेसाइसली डिफाइंड का मतलब है स्टेट 1 स्टेट 2, स्टेट 1 स्टेट 2 और स्टेट 3 की एनर्जी यूनिक होती है। स्टेट 1 स्टेट 2 और स्टेट 3 की एनर्जी यूनिक होती है, यानी कि 1s की एनर्जी यहां होती है, सर्टेन एनर्जी होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3s में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 3p में। ये प्रेसाइसली डिफाइन होता है, यूनिक होता है। यानी अगर मेरे पास वेपर फेज में बहुत सारे एटम्स हैं, हर एटम की एनर्जी लेवल यही है, हर की एनर्जी लेवल ये एक वैल्यू है, इसकी अगर कुछ वैल्यू है तो फिक्स है, सबके लिए फिक्स है, यूनिक वैल्यू होती है, हर एक एटम आइडेंटिकल होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है। ठीक है, ये होता है वेपर फेज में। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा आता है? 3 रूल से भराता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को जब भरना शुरू करते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, जब नीचे भर जाता है तब जाता है ऊपर। इसमें 3 रूल वर्क करते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है हुन्स रूल, दूसरा ऑहबा प्रिंसिपल, सर ये 3s में 6 कैसे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स? 2p और फिर yes 2p रहेगा सर। एक मिनट, 1s2 2s2 2p6। 2p 3s। हाँ ठीक, 2p है ना, 1s2, हाँ 1s 2s 2p 3s। थर्ड ये हुन्स रूल हो गया, ऑहबा प्रिंसिपल हो गया, और तीसरा जो है वो होता है पॉलीज एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तुमको पता है इसमें क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरेगा और पेयरिंग नहीं, पेयरिंग को करते हुए उसको हम भरते जाते हैं। ये सब केमिस्ट्री की चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको भरा जाता है। नाउ जब ऐसे एटम बहुत पास आते हैं, जब क्रिस्टल बनता है, सॉलिड स्टेट बनता है, तो उसमें एटम्स बहुत पास होते हैं। अगर हम इन दोनों एटम को बहुत नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? जब इन एटम्स को बहुत पास लाएंगे तो क्या? जब इस एटम को पास लाएंगे तो अब एटम के और एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक क्या था? ये आइसोलेटेड वेपर फेज में एटम था। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे एटम को पास ला रहे हैं। नाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस एटम क्लोजर। हम ऐसे 2 एटम्स को पास ला रहे हैं। जब हम पास लाएंगे, नाउ सच एटम्स आर ब्राउट क्लोजर। जब इनको हम क्लोज लाते हैं तो होता क्या है? अब इस इलेक्ट्रॉन को देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले क्या था? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स था और इसके न्यूक्लियस का फोर्स था। पहले इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनर इलेक्ट्रॉन के फोर्स थे और न्यूक्लियस के फोर्स थे। बट अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन लगाएगा, जो पहले नहीं था। ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन लगाएगा, और इसका जो ये भी रिपल्सन लगाएगा। ये जो न्यूक्लियस है इस पे अट्रैक्शन लगाएगा। यानी अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले जो फोर्स था वो तो है ही, साथ में इसके पास का जो दूसरा एटम है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इस एटम का इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इस जो है एटम का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसके ऊपर 2 प्रोसेस ऐड करेगा, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। वो एक्स्ट्रा है पहले के अलावा। अब क्या होगा? तुम जानते हो जो रिपल्सन ऐड करता है तो एनर्जी बढ़ता है, जो अट्रैक्शन ऐड करता है तो एनर्जी घटता है। जब भी तुम किसी निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल में क्या होगा? Q1 इंटू माइनस Q2 प्लस इंटू माइनस बाय आर, तो वो उसके कारण पोटेंशियल घटेगा। और जब भी रिपल्सन ऐड करेगा माइनस इंटू माइनस, तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो होता क्या है? ये जो पहले
मान लो n इक्वल टू 1 स्टेट था, 2 स्टेट था और 3 स्टेट था। पहले इस पर्टिकुलर एटम का 3 स्टेट ये था। अब जब इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्सेस ऐड करेंगे तो रिपल्सन की वजह से इसको उठना चाहिए और अट्रैक्शन की वजह से इसको गिरना चाहिए। बिकॉज हर एटम के साथ अलग अलग चीज हो रहा है। कहीं पे अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, कहीं पे रिपल्सन थोड़ा ज्यादा है, कहीं पर दोनों बैलेंस भी हो सकता है। तो इसका स्प्लिटिंग होगा। कुछ एटम में होगा क्या, ये 3s प्रिसाइसली डिफाइंड था। कुछ एटम्स में जहां पे अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा वहां ये यहां ना होके थोड़ा सा इसका एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब ये आइसोलेटेड एटम नहीं है। अब इसके पास बहुत सारा और एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर रहा है। जिस एटम के ऊपर रिपल्सन डोमिनेट करेगा उसका एनर्जी यहां से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक एटम में एक चीज होगा, एक एटम में एक चीज होगा, लेकिन अगर हम सारे एटम को देखें, मिलियंस ऑफ एटम्स को देखें, किसी एटम के ऊपर उसकी नेबरिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके नेबर्स में जो है, उसके नेबरिंग में मॉलिक्यूल्स या एटम्स इस तरह से रखे हुए हैं कि उस पर रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है और किसी में अट्रैक्शन डोमिनेट। जहां अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा वहां एनर्जी थोड़ी सी घट जाएगी, जहां रिपल्सन डोमिनेट वहां एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एटम में हो सकता है ये हुआ हो, दूसरे एटम में हो सकता है ये हुआ हो, तीसरे में हो सकता है 3s ये थोड़ा ज्यादा हुआ हो, चौथे में हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा हुआ हो। यानी हर एटम की अपनी अपनी जो नेबरिंग कंडीशन है उसके बेसिस पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी या थोड़ी घटेगी। बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन बढ़ती घटती है। इस कारण से अगर हम सारे एटम को एक मान लें तो एक पर्टिकुलर एटम का एनर्जी जहां था वहीं है, एक पर्टिकुलर एटम का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ के यहां पहुंच गया, एक पर्टिकुलर एटम का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ के यहां पहुंच गया, एक पर्टिकुलर एटम का एनर्जी यहां पहुंच गया, एक पर्टिकुलर का इससे थोड़ा कम हुआ, एक पर्टिकुलर इससे थोड़ा कम हुआ, एक पर्टिकुलर इससे थोड़ा कम हुआ। यानी अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 के मल्टीपल में 7 × 10⁻23 एटम्स हैं तो उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल बनेंगे, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा और ज्यादा, किसी का थोड़ा और कम। तो हमको अगर सबको अगर हम मिला दें, पूरे एंटायर एटम में जितने भी, एंटायर क्रिस्टल में जितने भी एटम है सबको मिला दें तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम of n atoms in solid crystal। n atoms का 3s लेवल का डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये टोटल मिला के n लेवल बनेंगे। इसमें एक लोएस्ट होगा, इसमें एक लोएस्ट होगा और इसमें एक सबसे टॉप पे होगा। इसके बीच में हर वैल्यू थोड़ी थोड़ी अंतर पे जो है पॉसिबल होगी। यानी अब जो एक आइसोलेटेड एटम के केस में 3s का एक लेवल था, आइसोलेटेड के केस में जो 3s का एक लेवल था, वो इस केस में एक 3s का एक बैंड बन गया है। यहां से लेकर यहां तक हर वैल्यू पॉसिबल है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। हाँ बताओ। सब में होगा लेकिन आउटर में ज्यादा होगा, बता रहे हैं। सब में होगा, आउटर में ज्यादा होता है। कैसे होता है तो समझो। तो अगर हम एक एटम की बात करें, एक मतलब क्रिस्टल की बात करें, देयरफॉर फॉर n atoms in a solid crystal, there would be n closely spaced 3s lines forming a band,
फॉर्मिंग ए बैंड। अब देखो इसमें क्या होगा, ये बैंड बनता है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास n सोडियम एटम्स हैं जो एक सोडियम क्रिस्टल बन चुके हैं। अगर मेरे पास n सोडियम एटम्स हैं, अब मुझे एक चीज बताओ, ये है 3 स्टेट, ये है n इक्वल टू 3 स्टेट, ये है n इक्वल टू 2 स्टेट, ये है n इक्वल टू 1 स्टेट। सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पे पड़ेगा, उससे कम इफेक्ट इस पे पड़ेगा, सबसे कम इफेक्ट इस पे पड़ेगा, सही है ना? तो स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा इसका होता है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और इतना ही नहीं, इसका स्प्लिटिंग पहले शुरू होता है, इसका उसके बाद, और इसका सबसे लास्ट में शुरू होता है। खैर हम इन दोनों को तो लेते ही नहीं है, क्यों नहीं लेते हैं वो भी बता रहे हैं। तो समझो होगा क्या, अगर आप n सोडियम एटम की बात करें, अगर मान लो n, और n कोई 4 5 6 7 नहीं है, एक मोल का मतलब भी 6 × 10⁻23। अगर मेरे पास n सोडियम एटम्स है, अगर मेरे पास n सोडियम एटम्स है, सोडियम एटम्स फॉर्म ए क्रिस्टल सॉलिड, ए क्रिस्टल सॉलिड स्टेट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो है आप देख रहे हैं वो क्या होगा, देखिए होगा यूं, इसमें कुल मिलाकर के, इसमें कुल मिलाकर के आपका ये जो दिख रहा है आपको 1s, ये यहां से यहां तक में टूटेगा, इसका स्प्लिटिंग होगा, कोई ऊपर कोई नीचे, इतना नजदीक होगा, इतना ये लगभग कंटिन्यूस लगेगा। ये हो गया 1s बैंड। दूसरा होगा 2s बैंड, थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा 2s बैंड। उसके बाद होगा 2p बैंड, उसके बाद होगा 2p बैंड, ये इसका स्प्लिटिंग हो रहा है। और सबसे ऊपर में ये हो गया 2p बैंड, और सबसे ऊपर में स्प्लिटिंग जो है होगा 3s का, सबसे ऊपर में जो स्प्लिटिंग है वो होगा 3s का, यहां से यहां तक ये होगा 3s का, यहां से यहां तक। सबसे कम स्प्लिटिंग इसका होता है, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका होगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि ये सबसे बाहर है, क्योंकि ये सबसे बाहर है। अब ये बताओ, अगर n एटम थे तो ऐसे ऐसे कितने लेवल बनेंगे? तो अगर n एटम्स थे, n सोडियम एटम्स फॉर्म सॉलिड स्टेट, तो मेरे पास 1s एटम कितने हैं? 2n है ना। हर 1s एटम, हर एक में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था 1s में, हर एक एटम में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो n है तो 2n होगा। इसको भरना शुरू करते हैं, यहां पहले आएगा 2, फिर यहां आएगा 2, फिर यहां आएगा 2, फिर यहां आएगा 2, करते करते ये पूरा भर जाएगा। उसी तरह मेरा 2s कितना होगा, 2n होगा, 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास। 2s स्टेट में भी हर एटम का 2, तो n एटम है तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 1 2, करते जाओ, भरते जाओ, नीचे से भरना शुरू करना, ये भर गया। मेरे पास 2p इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6n होंगे। पहले इसमें 6 भरो, फिर इसमें 6 भरो, फिर इसमें 6 भरो, हर एक में 6 भरते जाओ, भरते जाओ, ये पूरा भर जाएगा। याद रखना, जब तक ये पूरा नहीं भरेगा इसमें नहीं भरना शुरू होगा। भरते जाओ, भर दिया, 6n यहां भर दिया। अब कितना बच गया, 3p में कितना बच गया बताओ? हर एटम में 1 इलेक्ट्रॉन था, n है तो n इलेक्ट्रॉन बचा। हाँ 3s, सॉरी 1s2 2s2 2p 3s, हाँ ठीक है 3s। केमिस्ट्री पूरा भूल गया, ठीक है। तो यहां देखो, यहां जब तुम इसको भरना शुरू करोगे तो एनर्जी लेवल तो तुम्हारे पास कितने हैं टोटल? एनर्जी लेवल तुम्हारे पास कितने हैं? यहां पर 2 टाइम्स ऑफ n है, जबकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ n ही है।
तो यहाँ पहला डालोगे 2, फिर यहाँ डालोगे 2, फिर यहाँ डालोगे, फिर यहाँ डालोगे, फिर यहाँ डालोगे, फिर यहाँ डालोगे, खत्म हो गया। इतने ही इलेक्ट्रॉन था तुम्हारे पास। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो तुम्हारे पास है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल जो लेवल्स हैं, टोटल जो स्पेस है या टोटल जो टोटल इलेक्ट्रॉन स्पेस, इलेक्ट्रॉन प्लेस, इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्लेस है यहाँ कुल मिला के वो है 2n। टोटल इलेक्ट्रॉन प्लेस इज 2n, बट टोटल इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे पास 3s में, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल n, यही है ना। अरे 3s में कितने होते हैं? 3s2 होता है ना, मैक्सिमम 3s2 होता है ना। तो 3s में 2 हो सकता था, बट एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब तुम्हारा ये हाफ खाली छूट गया, तुम्हारा ये हाफ खाली छूट गया ना। अब ये तुम्हारा खाली छूट गया, ठीक है। तो ये होता है, हम डिफाइन करते हैं द लास्ट band that is completely filled, the last band that is completely filled is called valence band। ठीक, याद रखना, the last band that is completely filled is called valence band। ठीक, the first band that is partially or completely empty is called conduction band। कंडक्शन बैंड CB। तो यहां देखो, यह लास्ट बैंड कौन सा है जो कंप्लीटली फिल्ड है? ये बैंड कंप्लीटली फिल्ड है लास्ट, इसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये हो गया वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड है जो पहला बैंड जो कंप्लीटली या पार्शियली एम्प्टी है? ये है, इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। इसको बोलेंगे 3s इज द कंडक्शन बैंड एंड 2p बैंड इज द वैलेंस बैंड। अगर ये कंप्लीटली भर जाता, मान लो ये कंप्लीटली भर जाता, तो इसको बोलते वैलेंस बैंड और इसके ऊपर वाले को बोलते कंडक्शन बैंड। एग्रीड? अब देखो, जब भी तुम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, चाहे लाइट देते हो, चाहे फील्ड देते हो, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है। बट याद रखना इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा तो इसी स्टेट में रहेगा, इसके बीच में नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रह सकता। वो या तो किसी स्टेट पे, किसी रैक पे ही रहेगा। तो यहां पे तुम इसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे, यहां पहुंच जाएगा। रैक तो है ना इसके जस्ट बगल में, थोड़ा सा एनर्जी ये पहुंच जाएगा। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है, तुम्हारे फील्ड पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तुम फील्ड दे रहे हो, ये अपनी ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, यानी इसकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी कंडक्शन कर रहा है। अगर इसके बाद बहुत दूर तक कोई चीज ना हो तो उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दोगे, तब जाके वो वहां तक पहुंचे, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। वो भी देखेंगे कैसे होता है। हाँ बताओ, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर 2p वाले को वैलेंस बैंड बोलेंगे, हाँ, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ये भी। किसको बोलेंगे? फील्ड वाले को वैलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो वैलेंस बैंड इसको बोला, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे क्या? इसके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे क्या? नहीं, कोई जरूरी, हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। बट पहले ये करेगा, ये पहले करेगा, ये पूरा कर जाएगा तो फिर ये भी कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा फील्ड दोगे तो बिल्कुल कर सकता है। अब देखो, अब इसमें एक ग्राफ दिया हुआ आता है कुछ बुक्स में। कुछ बुक्स में कुछ इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ होता है कि अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते हैं तो क्या होता है। तो उस ग्राफ को समझने के लिए इसको
ये होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से है, मान लो हमारे पास इस तरह से है कि सोडियम का ही एटम है, 2 हम ले रहे हैं एटम, हम सोडियम का ही ले रहे हैं और हम 2 ले रहे हैं एटम, ठीक है। ये मान लो 3s स्टेट है और ये मान लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p। तुम जानते हो कि इसमें 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें, अच्छा वैसे तो हम किसी को भी ले सकते हैं, चलो ये 3s है और ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं एटम, तो कोई भी ले सकते हैं। चलो ये है, मान लो ये इस तरह से है। हम एक काम करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए लेते हैं, जरा सिलिकॉन और जर्मेनियम में देखते हैं। वैसे तो किसी के लिए आ सकता है बट हम 2 डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो सिलिकॉन के केस में या जर्मेनियम के केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ना, सही है, 3p6 तो है, यस सर, 3p2 क्योंकि इसका 14 होता है शायद, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, हाँ सही है सर, सही है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3s और ये हो गया तुम्हारा 3p। इसमें 2 स्पेस है और दोनों भरे हुए हैं, इसमें 4 स्पेस थे और 2 भरे हुए हैं और 4 खाली हैं, यही ना, 2 थे 2 भरे हुए और यहाँ पे 2 भरे हुए हैं और 4 एम्प्टी प्लेसेस है। हाँ बताओ अवनी, अवनी को कोई डाउट है? ठीक, अब देखो इनको नजदीक लाओ तो क्या होगा, इनका स्प्लिटिंग स्टार्ट होगा, तुम जानते हो। सबसे पहले स्प्लिटिंग इसका स्टार्ट होता है, इसका स्प्लिटिंग जब पास लाओगे इसका स्प्लिटिंग यहीं स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इसका स्प्लिटिंग अगर यहां स्टार्ट हुआ है इस डिस्टेंस पे, तो इसका स्प्लिटिंग थोड़ा बाद स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। इसका स्प्लिटिंग पहले होगा, जितना बाहर का ऑर्बिट है उसका स्प्लिटिंग उतना पहले शुरू होता है, बल्कि इसके ऊपर जो है 3p के ऊपर 3d 4s उनका स्प्लिटिंग उसके पहले स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं, और इसके बाद स्प्लिटिंग होगा इसके नीचे वाले का, इन सब का, बट उसको भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग पहले किसका स्टार्ट होगा, इसका, तब स्टार्ट होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये बाहर था। उसके बाद क्या स्प्लिटिंग होगा तो इनमें ये एनर्जी लेवल ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। इसमें क्या होगा, यहां पर ये एनर्जी लेवल इस तरह से ब्रेक करेगा, देखो कैसे, ये जो प्रेसाइज लाइन था ना, ये प्रेसाइज लाइन अब टूट गया। ये जो बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, 1 मोल एटम है मान लो, ये सारा यहां टूट गया, यहां से यहां तक, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। ये भी यहां के बाद क्या हुआ, टूट गया, यहां तक जब पहुंचा तो ये भी यहां पे टूट चुका है। ये प्रेसाइज लाइन था पहले, ये टूट चुका है। एग्रीड, एग्रीड, हाँ, मतलब उसका एनर्जी बैंड क्रिएट हो रहा है, एनर्जी बैंड क्रिएट होगा। जैसे मान लो 6 × 10⁻23 एटम्स 1 मोल ऑल आर कमिंग क्लोजर, यानी उसमें कुल मिला के 6 × 10⁻23 3s स्टेट है, और कुल मिला के पूरे एटम को कंबाइन कर दो 3p स्टेट भी 6 × 10⁻23 है। कोई स्टेट ऊपर कोई स्टेट नीचे है, हम सबकी पूरी एटम की कंबाइंड स्टेट बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि कौन एटम यहाँ है कौन एटम यहाँ है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। इसमें कुल मिला के कितने लाइंस हैं, 6 × 10⁻23 लाइंस हैं। एग्रीड। तो ये यहां स्प्लिट करेगा, तो यहां पर देखो इसका लोएस्ट और इसका टॉप मोस्ट, इसके बीच में एक गैप होता है, इसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप। अब अगर मैं तुमको इसकी बात बोलूं तो मैं जानता हूं कि इसके अंदर ये सब कुछ भरा हुआ है, ये सारे स्टेट इसके क्या है, भरे हुए हैं।
भरे हुए हैं ना, इसके सारे स्टेट भरे हुए, इसमें जो भी स्टेट तुमको दिख रहा है सब में पहले से दो दो इलेक्ट्रॉन थे और वो सब दो दो इलेक्ट्रॉन वहां भरे हुए हैं। बट इसमें कितना बना था, इसमें कुल मिला के कितना प्लेस था, 6 प्लेसेस थे, उसमें 2 भरे हुए थे। यानी इस केस में यहीं तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहां तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये पूरा खाली है। स्प्लिटिंग तो हुआ है बट अभी ये खाली है। एग्रीड ना? यहां पे कुल मिला के ये 2 लीटर कैपेसिटी का ग्लास है और इसमें 2 लीटर वाटर है। ये 6 लीटर कैपेसिटी का ग्लास है और इसमें सिर्फ 2 लीटर ही पानी है, 4 लीटर खाली है। एग्रीड? यहां जब पहुंचेगा, यहां पर जब यहां पहुंचता है तो जब ऊपर का टॉप मोस्ट, ऊपर का सबसे नीचे का लेवल और नीचे का सबसे ऊपर का लेवल स्प्लिट करते करते जब मर्ज हो जाता है तो एक सिंगल ग्लास बन जाता है। यहां के बाद यहां तक तो ठीक था, ये ग्लास अलग था, ये ग्लास अलग था। 6 लीटर का ग्लास 2 लीटर है और 2 लीटर ग्लास 2 लीटर। जब यहां पहुंचता है इस पॉइंट पे तो दोनों मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाता है इसका मतलब है यहां पहुंचने के बाद ये यहां से ब्रेक करके टूटता हुआ यहां तक पहुंच चुका है और ये ऊपर उठता हुआ यहां तक पहुंच चुका है। तो यहां पर आने के बाद तुम्हारे पास एक ऐसा ग्लास है जो 8 लीटर का है, 8 लीटर, 2 लीटर प्लस 8 लीटर, उसमें लोअर 4 लीटर फील्ड होता है, अपर फील्ड लीटर खाली होता है। समझ गए? यहां पहुंचने के बाद तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा 1s था कौन सा 2s था, क्योंकि बाउंड्री खत्म हो गया। तो अब ये सिंगल एक ग्लास बन गया। अब यहां पर क्या होता है, इस पॉइंट के बाद ये एक सिंगल ग्लास बन जाता है इस तरह का, जिसकी टोटल कैपेसिटी होती है 8 लीटर। ये होता है 8 लीटर और इसमें से 4 लीटर खाली होता है और 4 लीटर भरा होता है, 4 लीटर खाली होता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये सारा का सारा मर्ज होकर यहां हो जाएगा। अब क्या होगा, अब तुम और डिस्टेंस को नजदीक करोगे। अब जब तुम और डिस्टेंस को नजदीक करोगे तो ये ग्लास यहां से कटेगा, ये ग्लास यहां से। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नजदीक पहुंच जाता है तो रिपल्सन डोमिनेट करने लगता है। तो उस समय न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में भी रिपल्सन करता है और इलेक्ट्रॉन को भी करता है। तो उस केस में जब ना इसके बाद यहां तक तो ये मर्ज हो गया, जब फर्दर जाओगे नजदीक तो इस पॉइंट पे जब आया तो ये बन गया। इसके बाद नाउ इफ द डिस्टेंस is further decreased, और नजदीक लाओ। अब ये ग्लास यहां से कटेगा और अब ये सिकुड़ेगा। अभी तक स्प्लिट कर रहा था ना, अभी तक ये फैल रहा था, स्प्लिट कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और न्यूक्लियस का वो दोनों हो रहा था। अब जब बहुत नजदीक पहुंचेगा तो एक एटम दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएगा और जब एक एटम दूसरे में पेनिट्रेट करेगा तो न्यूक्लियस का रिपल्सन ज्यादा होगा और इसका अट्रैक्शन भी ऐड करेगा। अब ये इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा तो अब ये फिर से सिकुड़ेगा थोड़ा सा, और जैसे ये फिर से सिकुड़ेगा यू वुड गेट लाइक दिस। तुमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे मिलने के बाद तुम देखोगे कि ये जो पॉइंट था ये पॉइंट थोड़ा इस तरह से जाएगा और ये जो पॉइंट था जो लोअर ये थोड़ा इस तरह से जाएगा, यहां पर आ गया। इसको हम इस डायग्राम में दिखाएं, यहां से जाने के बाद ये जो पॉइंट था अपर पॉइंट ये थोड़ा ऊपर जाता है और ये थोड़ा नीचे जाता है, क्योंकि अब ये सिकुड़ेगा, ये भी सिकुड़ेगा तो ये थोड़ा ऊपर उठेगा, ये थोड़ा नीचे उठेगा। यानी अब तुम ये देखोगे कि यहाँ के बाद ये यहाँ पे जाके ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा
और ये पॉइंट यहां से जाकर कहीं यहां पहुंच जाएगा, और ये उनके बीच का एक्चुअल सेपरेशन होता है। क्या होता है? दिस इज द एक्चुअल सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। क्या चीज? हाँ, मतलब यहां तक जो था, ये जो पार्ट था और ये जो पार्ट था, वो उनका सेपरेशन एक्चुअली में लैटिस में नहीं होता है। अभी उसको और नजदीक आना, जो एक्चुअल सेपरेशन किसी क्रिस्टल में होता है, सिलिकॉन में, जर्मेनियम या किसी में, जो डिस्टेंस होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। ये चीज नैनोमीटर तक हुआ था, अभी एंगस्ट्रॉम तक आएगा। जब वहां तक आता है तो फिर से ये गिलास सिकुड़ेगा थोड़ा सा, मतलब यहां पहुंच जाएगा, ये गिलास सिकुड़ेगा थोड़ा सा, यहां पहुंच जाएगा, तो इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। एंड दैट गैप, तो इसका मतलब है, हम इसको इस तरह समझते हैं, एक गिलास भरा हुआ था 2 लीटर का, 2 लीटर कैपेसिटी, 2 लीटर भरा हुआ, एक गिलास 6 जो है लीटर कैपेसिटी, 2 लीटर भरा हुआ, हम दोनों को नजदीक लाए, मिला दिए, ये बन गया 8 लीटर और 4 लीटर नीचे भरा हुआ। फिर इसको हम कट किए और अब फिर दोनों को सेपरेट कर दिए। तो पहले मर्जिंग होता है, फिर स्प्लिटिंग और सेपरेटिंग होता है। तो अब जो फाइनल सेपरेशन होगा उसमें तुमको क्या मिलेगा? जब ये पहुंचेगा यहां पर, जब ये पहुंचेगा यहां पर, तो तुम क्या देखोगे कि यहां पर जब ये पहुंचा तो ये एक स्टेट है कंप्लीटली एम्प्टी, और ये दूसरा स्टेट है कंप्लीटली फिल्ड। मतलब एनर्जी लेवल का इंटरेक्शन और जल्दी होगा या लेट होगा? कहां पे एनर्जी लेवल का इंटरेक्शन? जो एनर्जी लेवल 3s और 3p का इंटरेक्शन हो रहा था, हाँ वो आपने जो पॉइंट बनाया था इंटरेक्ट, हाँ, यहाँ अब सर आपने बोला कि उसको और 5 ले आए, ठीक है। जो इंटरेक्शन है वो और जल्दी होगा। देखो, इसके पहले एक लेवल को बोलते हैं 3p लेवल, एक को बोलते हैं 3s लेवल। यहां पहुंचा तो क्या बोलेंगे इसको? जब दोनों मर्ज कर गया तो कह सकते हो 3s प्लस 3p कंबाइंड लेवल, यही ना? हाँ सर। उसके बाद 3s के साथ मर्ज कर चुका है, 3s के ऊपर 3p का लोअर 1/3 मर्ज हो गया, 3s के ऊपर 3p का लोअर 1/3 मर्ज हो गया, और 3p का अपर 2/3 लेयर अलग हो गया। तो अब इसको क्या नाम दोगे? बताओ, इन दोनों को क्या नाम दोगे? क्या मैं इसको बोल दूं ये 3s लेवल है? गलत है ना? गलत है सर। क्या मैं बोल दूं ये 3p लेवल है? नहीं है ना? ये एक्चुअली 3s कंप्लीट प्लस लोअर 1/3, लोअर 1/3 ऑफ 3p है, और ये अपर 2/3 ऑफ 3p है। तो इसका कोई नाम नहीं होता है, ये सिर्फ एक बैंड दिखता है, इसका नाम नहीं दे सकते। यहां तक तो नाम ठीक है, ये 3s लेवल था, ये 3p लेवल था, यहां तक दोनों की आइडेंटिटी है, ये 3p और ये 3s है, बट यहां आया तो दोनों मर्ज होके बन गया 3s प्लस 3p कंबाइंड। अब उसका नाम हम कह सकते हैं कि 3s नीचे है, 3p जो है ऊपर है, और अपर में से 1/3 नीचे वाला 3s के साथ मर्ज है, वहां तक कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद वैकेंट है। बट उसके जब दोनों फिर सेपरेट ये करेगा, स्प्लिट करेगा, तो हम इसको ये नहीं कह सकते ये 3p लेवल है, और ये नहीं कह सकते ये 3s लेवल, क्योंकि इसमें 3s लेवल तो कंप्लीट है, 3p का लोअर 1/3 इसमें मर्ज हो गया। कहने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन की स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन आ सकते थे वो एक जगह चले आए, जितने भी फील्ड स्टेट थे सब एक जगह चले आए, और जितने भी एम्प्टी स्टेट थे वो सब एक जगह चले आए। समझ रहे हो ना? ये जो है इसमें क्या है बताओ? इसमें सब में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन, ये फील्ड बैंड है, ये एम्प्टी बैंड है, ये फील्ड बैंड है और ये एम्प्टी बैंड है। ठीक, फील्ड बैंड में क्या है? फील्ड बैंड में क्या है? ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, और इसका 1/3, इसका फील्ड और इसका फील्ड मिलके एक फील्ड बन गया। इसका एम्प्टी, इसका तो था ही नहीं एम्प्टी, वो अलग हो गया ना? इसमें फील्ड था 2, इसमें फील्ड था 2, दोनों मिलके 4 हो गया, 2 + 2। इसमें फील्ड था, इसमें एम्प्टी था 0, इसमें जो था एम्प्टी था 4, वो अलग हो गया। तो सोचो हो क्या रहा है?
इस तरह से, ये फील्ड है, ये फील्ड है, और ये जो है एम्प्टी है। पहले दोनों मर्ज होता है, तो जब दोनों मर्ज करता है तो इस तरह से बनता है। ये दोनों पहले मर्ज करता है, उसके बाद फिर दोनों स्प्लिट करता है, फिर से दोनों स्प्लिट कर जाएगा। तो देखो क्या हो रहा था, ये था 3s फील्ड कंप्लीटली, ये था 2p का, सॉरी 3p का पार्ट, ये जो फील्ड पार्ट है और ये जो एम्प्टी पार्ट है, दोनों मर्ज किया, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p का फील्ड पार्ट, और ये हो गया 3p का एम्प्टी पार्ट। उसके 3p का एम्प्टी पार्ट अलग हो गया और 3p और 3s का फील्ड पार्ट अलग हो गया। हम कह रहे हैं दिस इज फील्ड बैंड, हम इसको 3s या 3p नाम नहीं, इसको बोलते हैं फील्ड बैंड, इसको बोलते हैं एम्प्टी बैंड। अब इसका नाम हम 3p नहीं दे सकते क्योंकि 3p कंप्लीट है ही नहीं, और इसको भी नाम 3s या 3p नहीं, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। एग्रीड? सर हाँ, सही है, ऐसा क्यों है कि पूरा फील्ड ही आएगा बाहर जब सेपरेशन होगा? तो देखो 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे, अभी हम 0 केल्विन बताएंगे हाई टेम्परेचर क्या होता है। 0 केल्विन पे एनर्जी, जब भी हम कोई भी हमारे पास एनर्जी लेवल हो, मेरे पास n इलेक्ट्रॉन है और जितने भी रैक हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑहबा रूल, electrons should be progressively filled from the lower energy state in the increasing order of energy। पहले हमको एनर्जी को लोअर से बढ़ते जाना जहां तक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, ठीक है? यस सर। तो तुम्हारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया, तुम भूल जाओ, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, उसको हम भरना स्टार्ट करेंगे, तो नीचे से भरना स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारे पास यहां पर कुल मिला के 8 लीटर का कैपेसिटी है, 8 लीटर कैपेसिटी क्यों है? ये 2 लीटर का 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, स्पेस है। तो इस पूरे ग्लास की जो वॉल्यूम है वो 6 लीटर है, इसकी 2 लीटर है, बट मेरे पास 2 लीटर यहां था और 2 लीटर यहां था, इसमें 1/3 ही था। तो जब इसको भरेंगे तो पहले लोअर भरेगा तब ना भरेगा ऊपर। यस सर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको खाली छोड़ दें और यहां भर दें, नहीं। अगर नीचे खाली है तो ऊपर नहीं भरेगा, पहले नीचे से भरना शुरू होगा जहां पे खत्म हो जाए। सर ये सेपरेशन, जो एक्चुअल सेपरेशन है, उसके बाद वो फील्ड बैंड ही क्यों सेपरेट होता है, एम्प्टी बैंड अलग क्यों होता है? जब ये सेपरेशन यहाँ के बाद, यस सर। यहाँ के बाद क्या होता है, वो दोनों, सर वो फील्ड बैंड पूरा निकल जाता है, एम्प्टी बैंड निकल जाता है, वो ऐसा क्यों होता है? हाँ फील्ड बैंड निकल जाता है, एम्प्टी बैंड क्यों निकल जाता है? देखो फील्ड बैंड में क्या होता है कि जैसे ये भरा, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको एलोंगेट कर रहे हैं, एग्रीड? यस सर। फिर इसको हम सिकुड़ रहे हैं, तो सिकुड़ेंगे तो हर चीज सिकुड़ जाएगा, जब सिकुड़ेगा तो हर चीज जो है सिकुड़ जाएगा। तो तुम यहाँ इसको ये करो, तुम इसको ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, इस डायग्राम को ही तुम क्या करो, सिकुड़ दो। तुम इस डायग्राम को क्या करो, डीमैग्नीफाई कर दो। तुम इसको, इस डायग्राम को ड्रॉ करो, तुम इस डायग्राम को रीड्रॉ करो, जिसमें कि तुम इसके हर साइज को, हर डायमेंशन को 1/10 टाइम करके दिखाओ। तो क्या होगा, ये सारा गैप छोटा पड़ जाएगा, ये सारा सेपरेशन 1/10 हो जाएगा। अगर ये हाइट कितनी है, और ये हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये गैप मान लो 1 सेंटीमीटर है, और ये गैप मान लो कितनी है, ये गैप मान लो, और ये तो खैर कंटिन्यूअस है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ये तो कंटिन्यूअस, में कितनी भी लाइन हम ड्रॉ करें कम ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, और हम इसको 1/10 कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, बन जाएगा ना, यस सर। ये बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यस सर। और ये बन जाएगा कितना, 0.8 सेंटीमीटर। तो तुमको इसमें, ये कंटिन्यूअस है, ये हमने दिखाया कुछ लाइन है, बट यहाँ लाइन इनफाइनाइट होते हैं,
तो तुमको इन दोनों में गैप तो दिखेगा ना, तुमको ये तो दिखेगा ना कि इन दोनों में गैप है। तो जब स्प्लिटिंग होता है तो फैलता है, एक तरह से स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है और फिर कॉम्प्रेस हो रहा है, एक स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है और फिर कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है, एलोंगेट, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम ऐसा ले लें, समझो, और हम इसको इस तरह से करें कि मेरे पास एक स्प्रिंग इस तरह से है, दूसरा स्प्रिंग इस तरह से स्प्रिंग है, दोनों सेपरेट स्प्रिंग है, गैप बहुत कम है दोनों में, ठीक है, गैप बहुत कम है, बट हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, इसको हम इसके अबाउट कंप्रेस कर देते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, इसको भी हम इसके मिड पॉइंट का कंप्रेस कर देते हैं। तो क्या तुमको इन दोनों एंड में गैप दिखेगा? दिखेगा ना तुमको, ये स्प्रिंग अब यहां तक दिखेगा, तो ये स्प्रिंग अब यहां तक दिखेगा, बट यहां तो गैप दिखेगा, ये तो कंटिन्यूस दिखेगा, ये तो कंटिन्यूस दिखेगा, जो एक सिंगल स्प्रिंग है, बट तुमको यहां एक गैप तो दिखेगा ना। तो पहले क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, और जब बहुत नजदीक जाता है तो फिर से जो स्प्लिटिंग का इफेक्ट था वो नलीफाई होना शुरू हो जाता है, नलीफाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, समझो इस बात को, जैसे मान लो अपने एनर्जी के हिसाब से डिवाइड होगा ना, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये एक नेवरिन जो है एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा था, बल्कि यहां का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको रिपेल ही करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन, इसका, इस एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, एग्रीड। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये पेनिट्रेट करेगा, जैसे इसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएगा, अब क्या होगा बताओ, अब ये इलेक्ट्रॉन जो पहले इसको रिपेल कर रहा था वही इसको उल्टा डायरेक्शन में पुश करेगा, रिपेल तो भी कर रहा है, बट अब तक क्या था, इसको राइट पुश कर रहा था, यानी अब तक इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स और इस न्यूक्लियस का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था। देखो, न्यूक्लियस इसको खींच रहा था, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा था, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा था, ये न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा था, वही डायरेक्शन में था। बट यहां जब पहुंचेगा तो ये न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन के ये इलेक्ट्रॉन राइट जा चुका है, इसको पुश करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा ना। फोर्स का नेचर बदल जाता है, होता क्या है, फोर्स का नेचर बदल जाता है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स in terms of direction changes before penetration and after penetration। सिंपल सी बात है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन के राइट में एक इलेक्ट्रॉन है तब जो फोर्स लगा रहा है, और जब वही इलेक्ट्रॉन उसके लेफ्ट में चला जाएगा पेनिट्रेट करने के बाद तब जो फोर्स लगेगा, दोनों में फर्क होगा ना, इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये गैप क्रिएट होता है। अब हाँ तो ऐसा है कि पहले जब वो दूर होते हैं तो हाँ। सेटिंग होती है, फिर जब पास आते करते हैं तो जो एनर्जी लेवल है अपना जो मैग्नेटिज्म कम करता है, अपना, हाँ, मैग्नीट्यूड कम करता है, इफेक्ट कम करता है, करेक्ट। और फिर देन वो अलग हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो उसके बाद जो है ना, वो जो एनर्जी लेवल तुम्हारा हुआ था वो मैं बता रहा हूँ क्या होता है, देखो, रुक जा। हाँ, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ यूज नहीं होगा। ये एक भरा हुआ गिलास है और ये एक एम्प्टी गिलास है, ठीक है। ये कब का स्टेट है, जब दोनों मर्ज हुआ था, ठीक है।
जब दोनों मर्ज हुआ था पहली बार, तो उसमें ये स्टेट था। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो पहले 0 थी, इसकी चौड़ाई जो पहले 0 थी वो फैल के इतना हो गया, और इसकी चौड़ाई जो पहले 0 थी अब फैल के इतना हो गया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं फिर से, अभी तक ये फैल रहा था, अब ये थोड़ा सिकुड़े, अभी तक ये फैल रहा था, अभी ये थोड़ा सिकुड़े, तो इसको थोड़ा सिकोड़ दो, इसको थोड़ा सिकोड़ दो, ऐसे बन जाएगा। ऐसे क्यों होगा फिर सर? सिकुड़ेगा क्यों, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा ठीक, बता रहा हूं क्यों होगा। और ये अगर सिकुड़ जाएगा तो ये तो कंटिन्यू तुमको दिखेगा, बॉक्स तो तुमको बॉक्स दिखेगा, ये बॉक्स तो तुमको बॉक्स दिखेगा, बट हाँ उनके और लोअर और अपर के बीच में गैप थोड़ा तुमको दिखेगा। अब वो क्यों होता है वो बताता हूं। ठीक, चलो अब मैं ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन की बात करो और उसी इलेक्ट्रॉन की बात मैं यहां कर रहा हूं, क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये आइसोलेटेड, जब ये नहीं था तब कुछ हो रहा था, कुछ इसका एनर्जी लेवल डायग्राम था, इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम था, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स था, और ये सारे इलेक्ट्रॉन को तुम मिला के पॉइंट चार्ज बना के यहाँ डाल सकते हो। कुछ वैसा था, बोर्स मॉडल टाइप का था, यहाँ पर कुछ इसकी एनर्जी लेवल थी। ठीक है ना? अब जब ये दोनों पास आए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये बताओ मुझे, और ये न्यूक्लियस क्या करेगी ये बताओ। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, करेगा, यस सर। और ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। कौन ज्यादा करेगा? रिपल ज्यादा होगा। क्यों होगा रिपेल ज्यादा? आर कम है सर, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है सर। a⁴/r। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही थोड़ी है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी है ना। देखो जितना टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उतना ही टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, मानते हो? जितना टोटल इलेक्ट्रॉन के मिला के चार्ज है उतना अकेले न्यूक्लियस पे है, तो न्यूक्लियस अकेले जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, या हो सकते हैं 18 हो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है एक यहाँ हो एक यहाँ हो, ये दोनों जो रिपल्सन लगाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। हैं? चलो ये तो तुमने इसका ले लिया, यहाँ भी तो एक एटम है, होगा ना? ये भी तो कर रहा होगा, किसका ज्यादा होगा बताना मुश्किल है, बताना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। ठीक है ना? बट एक चीज तय है, एक चीज है, ये सारा इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा था, ये सारा इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा था, सही है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे थे और सारे न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहे थे। तो नेट फोर्स इसके ऊपर राइट होगा लेफ्ट होगा बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहां देखो, इसके यही चीज इसी इलेक्ट्रॉन पे जो इसमें घूम रहा था, इसी इलेक्ट्रॉन पे अब कुछ चेंज आएगा इसके पेनिट्रेट करने के बाद? क्या इसी इलेक्ट्रॉन पे कोई चेंज आएगा इस पे पेनिट्रेट करने के बाद? मैं बोलता हूं एक काम करते हैं, एक चीज तो कर ही सकते हैं अगर हम समझना ही चाहते हैं तो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो यहां कितना फील्ड बनाएगा? 0। यस सर। तो वो तो फोर्स लगाएगा नहीं। अब अगर हम इसको एक स्फेरिकल सेल मान लें, अगर हम इसको एक स्फेरिकल सेल, यहां तो फील्ड लगाएगा नहीं। इसको अगर एक सेल मान लें, लगाएगा नहीं। तो पहले तो लग रहा था ना। यस सर।
पहले तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स सब लगा क्योंकि सब बाहर है। बट अब जो ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के भीतर घुस गया है, उस ऑर्बिट का फील्ड तो वहां काम करेगा नहीं, तो यहां रिपल्सन तो घट गया ना। तो रिपल्सन घट गया, तो जो वो रिपल्सन की वजह से जो बड़ा होता है, ऊपर उठता है, वो फिर नीचे आएगा ना। पहले तुमने रिपेल किया था, अब तुम्हारा रिपल्सन नहीं ऐड कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन का, अब समझ लो, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे घूम रहा है, ये हॉलो स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करता है, इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। पहले फील्ड था, पहले इसको एक रिपल्सन, अब इसको रिपल्सन घट गया, तो ये फिर से सिकुड़ेगा ना। और एक पर्टिकुलर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे आके वो रुक जाएगा, जो उसका इंटर डिस्टेंस है वहां पे जाकर वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। वो उसका एनर्जी लेवल फाइनल डायग्राम होता है, उसी को हम बोलते हैं बैंड लेवल डायग्राम। ठीक है, अब समझिए। तो अगर हम बैंड थ्योरी के आधार पे देखें, तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। सो कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी। कौन कौन सा होता है? पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर्स, तीसरा होता है इंसुलेटर्स। ठीक, इंसुलेटर में क्या होता है और सेमीकंडक्टर में क्या? दोनों में बहुत सारा कॉमन चीज है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बहुत सारा चीज कॉमन है, और कॉमन क्या क्या होता है वो देखो। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में होता क्या है वो देखो। इसमें क्या होता है? लास्ट सेल द लास्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड। इसमें होता है लास्ट सेल या बैंड is completely filled. Next band is completely empty, and this gap so बोलते हैं EG, and EG is greater than equal to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों होता है बता रहा हूं। तो इसमें क्या होता है समझो, इसमें क्या होता है, ये जो बैंड है लास्ट बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। और ये जो होता है नेक्स्ट बैंड, ये होता है कंप्लीटली एम्प्टी। ये होता है कंप्लीटली एम्प्टी, और ये होता है कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी होता है। ये EG होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है देखो, जो रूम टेम्परेचर पे किसी इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी जो होती है वो लगभग 0 पॉइंट, समझो एट रूम टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 kT। ये क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जानते होंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक जो है एनर्जी क्या होता है? 3/2 kT का 3। हाँ, तो ये होता है 3 kT के बराबर। तो ये जो होता है 3/2 kT होता है, जो कि लगभग 0.03
जो लगभग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से काइनेटिक एनर्जी गेन कर इसमें जा सकते हैं, बट इंसुलेटर के केस में पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी बिल्कुल यही है जैसी इंसुलेटर की है। ये क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड, ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का लोएस्ट स्टेट, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट स्टेट और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट स्टेट, या यूं कहो कि जो वैकेंट है और जो फ्री है उसके बीच का जो गैप होता है, हम कह सकते हैं ईजी को हम बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ईजी को इस तरह से, ईजी होता है बैंड गैप, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। ये होता है इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लास्ट फील्ड स्टेट, लास्ट फील्ड लेवल एंड नेक्स्ट एम्प्टी लेवल। तो इसका लास्ट फील्ड लेवल ये है, इसका लास्ट फील्ड लेवल ये है, और इसका फर्स्ट एम्प्टी लेवल ये है। लास्ट फील्ड हाइट ये है और फर्स्ट एम्प्टी हाइट ये, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये बहुत ज्यादा होता है, यानी कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आए, वैलेंस बैंड से उठ के कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में एक तरह से फ्री हो जाए, वो आयना वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इसी का छोटा भाई हर तरह से, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एक जैसा होता है। इंसुलेटर का ही छोटा भाई होता है, मैग्नीट्यूड में कम, छोटा इंसुलेटर को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है देखो, उसमें भी यही चीज होता है। लास्ट बैंड इज कंप्लीटली फील्ड, लास्ट बैंड इज कंप्लीटली फील्ड एंड फर्स्ट बैंड देयर आफ्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी। ये होता है कंप्लीटली एम्प्टी, ये होता है कंप्लीटली फील्ड, और इन दोनों तो ये होता है कंप्लीटली फील्ड, इसमें सब भरा हुआ होता है, कोई खाली नहीं होता है इसमें, और इसमें सब एम्प्टी होता है, और इनके बीच का गैप जो होता है ईजी, ये बहुत कम होता है, लेस देन इक्वल टू, कहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, कहीं कुछ, हम इसको 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं। प्रेसाइज कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना कम होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी, ये तो क्या है, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, एवरेज वैल्यू ये होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक ज्यादा होती है वो यहां से जंप कर जाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप कर जाते हैं। सो एट रूम टेम्परेचर हम लिख सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर some electrons having more kinetic energy, some electrons, not all, very few electrons get excited to conduction band। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे इसका थोड़ा सा कंडक्टिविटी होता है, रूम टेम्परेचर पे भी इसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं कि जीरो होता है। हाँ, 0 केल्विन पे जीरो होता है, 0 केल्विन पे कोई भी इंसुलेटर, कोई भी सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे हर इंसुलेटर, हर सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया उसको मानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कारण कंडक्शन होता है, तो रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाता है। याद रखना, एट 0 केल्विन एवरी सेमीकंडक्टर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर के केस में 2 टाइप के कंडक्टर बताए गए, 2 टाइप के कंडक्टर बताए गए, एक सोडियम टाइप, एक जिंक टाइप। इसमें 2 टाइप का केस होता है। कौन कौन सा? एक होता है सोडियम टाइप,
इसमें तो एक ही टाइप होता है, इसमें एक ही टाइप होता है। क्या होता है? लास्ट बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, नेक्स्ट बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, दोनों में। गैप हियर इज वेरी स्मॉल so that at room temperature some electron can jump and here gap is so large that at room temperature no electron can jump. So ये room temperature पे इंसुलेटर होता है और ये पार्शियल कंडक्टर होता है थोड़ा सा। यहां देखो सोडियम टाइप और जिंक टाइप। सोडियम टाइप हम देख चुके हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां क्या हो रहा है? देखो यहां पे जो तुम्हारा 2p है वो तो पूरा भरा हुआ था, ये तो 2p तुम्हारा कंप्लीटली फिल था। ये तो कंप्लीटली फिल था। जो भी है 6 इलेक्ट्रॉन है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो भी हम खाली दिखा रहे हैं कंप्लीटली फिल्ड है। इसके बाद 3s है, इसके बाद था 3s। 3s स्टेट में क्या हो रहा है बताओ? हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है ना, तो ये यहां तक फील्ड है। 0 केल्विन पे मैं बता रहा हूं, ये यहां तक फील्ड है। क्या इसके पास कोई, अगर हम इसको, क्या इसके पास कोई स्टेज है, किसके पास कोई लेवल है जहां ये इलेक्ट्रॉन जा सके? क्या इसके नजदीक में कोई लेवल है? बिल्कुल है। ये यहां से यहां जा सकता है, ये यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है ना। इसको अगले लेवल 3s के बाद 3p जाने की जरूरत नहीं है। इसके पास नेक्स्ट वैकेंट स्टेट, इस इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइटमेंट दोगे, ये नेक्स्ट वैकेंट स्टेट के जस्ट ऊपर ही है, उसी लेवल में मौजूद है। तो सोडियम टाइप में क्या होता है समझो। सोडियम टाइप में क्या होता है? लास्ट बैंड इज पार्शियली फिल्ड, last band is partially filled, therefore electrons find vacant levels nearby in the same बैंड। सही है? क्या हुआ? हाँ बताओ। सर आपने जो 3s वाला जो बॉक्स बनाया है, हाँ उसमें ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ बॉटम पार्ट पे लाइन बनाए, हाँ वहीं पे इलेक्ट्रॉन बनाए, उसको मैंने खाली रख दिया, पूरे लाइन कर दी। हाँ 3s में हम क्या करें? बॉटम मोस्ट जो मतलब इसका जो बॉटम मोस्ट खाली है, जो टॉप मोस्ट भरा हुआ है, हाँ बॉटम मोस्ट पे बनाए, ऊपर लाइंस मत बनाओ, ऐसे तभी करते हैं। अच्छा हाँ, लाइन ना बनाए। हाँ, तो उसका मतलब ये होगा ना कि वो खाली रहेगा, कंप्लीटली खाली। हाँ हाँ ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। या इसको हम डॉटेड लाइन से बना दें। डॉटेड मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ मतलब कहने का ये एक स्टेज है, ये एक लेवल है जो अलाउड लेवल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना अलाउड है, भले वो खाली है, बट वो एक स्टेज है, वो एक रैक है जहां आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। वो एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, वो एक फ्लोर जहां आप रेस्ट कर सकते हैं। और वो फ्लोर बहुत नजदीक है, इतना पास है, लगभग कंटिन्यूअस है, यहां से जस्ट बगल में ही है। यानी इसकी हाइट यहां है, मान लेते हैं इसकी टॉप मोस्ट हाइट यहां पर सम x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके जस्ट ऊपर x प्लस 0.0001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी कोई ना कोई लेवल है। तो एक हो गया सोडियम टाइप। इसमें क्या होता है समझ लो, लास्ट बैंड इज पार्शियली फिल्ड, है, ठीक है, लास्ट बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड ए वैकेंट स्पेस इन द सेम फील्ड। अभी भी उसमें कुछ लेवल्स हैं जो अलाउड हैं, बट वहां पे कुछ है नहीं, वैकेंट है, वहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ये बहुत आराम से चला जाता है, हल्का सा एक्साइटमेंट दोगे तो ये चला जाएगा। ये ऑलमोस्ट फ्री है। ऑलमोस्ट फ्री क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकता है और इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, कोई गैप है ही नहीं, गैप लगभग है ही नहीं। दूसरा होता है क्या चीज? 0 केल्विन
हाँ हाँ, well, जीरो तो नहीं, बट हाँ एनीथिंग मोर देन जीरो जा सकता है। दूसरा जिंक टाइप, इसमें दो टाइप होता है, याद रखें, इन दोनों में कोई टाइप वाइप नहीं होता है, इसमें टाइप होता है। दूसरा होता है जिंक। हाँ सर 2p के इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हो जो एम्प्टी है वहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यस सर। हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो सर इन 2p और 3s में क्या है, उसमें क्या 3s जल्दी जाएगा, 3s आसानी से जाएगा, 2p लेट से जाएगा। ओके सर। ठीक है। जिंक टाइप में क्या होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर शायद 30 होता है, सही है क्या? यस यस। हीलियम, नियन, आर्गन तक निकाल दो। 4s to 3d10 4s to 3d10। ठीक, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरता है कि 3d में भरता है? पहले 4s में होता है। ठीक है, पहले 4s में भरता है तब 3d में भरता है। ठीक है, पहले 4s में भरता है, 3d के बाद क्या होता है? 4p। 4p चलो ये है 4p और ये है 3d, सही है। यस यस सर। अब ये बताओ, ये पूरी तरह से फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है और ये कंप्लीटली एम्प्टी है। क्या इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप बहुत कम होगी? यस सर। क्यों? इसका n प्लस एल, इसका n प्लस एल होता है 4 प्लस एस पी, मतलब 5, और इसका n प्लस एल होता है 5, दोनों का 5 होता है। यानी कि दोनों का एनर्जी कंपेरेबल है, बहुत कम का डिफरेंस है, बहुत कम का। पहले हम n प्लस एल देखते हैं और जब n प्लस एल कॉमन होता है तब n देखते हैं, यही ना? तो ये दोनों बहुत नजदीक पहले से हैं, ये दोनों बहुत नजदीक पहले से हैं, क्योंकि दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम है। ये एम्प्टी है पूरा और ये फील्ड है। जब इसका स्प्लिटिंग होता है तो पहले से जब कोई चीज बहुत पास में है और ये जो दोनों जब स्प्लिट करते हैं तो ये इसमें पेनिट्रेट कर जाता है। तो क्या होता है, लास्ट फील्ड एंड फर्स्ट एम्प्टी, लास्ट इज कंप्लीटली फील्ड, फर्स्ट इज एम्प्टी एंड दे आर वेरी नियर बाय। अब जब इसका स्प्लिटिंग होगा, अब जब इसका स्प्लिटिंग होगा यहां से लेकर के यहां तक, जब इसका स्प्लिटिंग होगा 4s का यहां से लेकर यहां तक, और जब 3d का स्प्लिटिंग होगा यहां से लेकर के यहां तक, तो होता क्या है, दोनों एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी कंटिन्यूटी बन जाता है। देखो ये 3d जो है, ये 3d ऐसे स्प्लिट हुआ, ये 3d स्प्लिट हुआ, और ये 4s स्प्लिट हुआ, और ये 4s स्प्लिट हुआ, ये 4s जो है ये स्प्लिट हुआ। 4s का लोअर मोस्ट और 3d का अपर मोस्ट एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल दिख रहा है तुमको, वो तुमको कंटिन्यूटी में दिखेगा। यानी ये जहां खत्म हो रहा है उसके ऊपर ये खाली जगह कंटिन्यूटी में ही है, समझ रहे हो? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है जिंक टाइप का, समझ लो दैट लास्ट फील्ड, लास्ट कंप्लीटली फील्ड, यानी क्या कह सकते हैं इसमें हम, लास्ट कंप्लीटली 3d एंड नेक्स्ट कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी कौन सा, 4s, आर सो नियर बाय that on splitting into bands they penetrate, therefore जो ये इलेक्ट्रॉन है उसके पास अवेलेबल है कंटिन्यूटी में एनर्जी लेवल्स जाने के लिए, therefore
therefore electrons find nearby closed nearby levels to respond. समझ रहे हो? तो मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में दो केसेस होते हैं। कंडक्टर के केस में दो केसेस होते हैं। कौन कौन से? एक जो है जिसमें कि लास्ट बैंड, सोडियम टाइप, लास्ट बैंड पार्शियली फिल्ड हो, और दूसरा कि लास्ट बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो, लेकिन उसके बाद जो खाली वाला उसके बहुत नजदीक हो, तो उस केस में भी कंटिन्यूम बनता है, उस केस में भी एनर्जी लेवल का कंटिन्यूस बनता है। ठीक है, कोई डाउट? घड़ी दे रहा मेरा काम। ठीक है, ये हो गया सोडियम टाइप और ये टाइप। ठीक है, ये हो गया सोडियम टाइप और वो टाइप। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं, यहां तो बिल्कुल कंटिन्यूटी में ही खाली है। तो हल्का सा फील्ड भी दोगे तो चाहे ये हो और चाहे ये हो, वो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करेगा और मूव करेगा। ठीक है, एक डिफिनेशन होता है फर्मी लेवल का। फर्मी लेवल क्या होता है जी? फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल में क्या होता है? ये होता है 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। 0 केल्विन पे किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी 0 केल्विन, 0 जूल, 0 होगी काइनेटिक एनर्जी। बट ये क्लासिकल फिजिक्स में होती है। इन क्वांटम फिजिक्स, इन क्वांटम फिजिक्स एक रूल होता है, बोलते हैं फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। ये कहता है कि कोई भी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है तो 0 केल्विन पे भी 0 वैल्यू नहीं होती है। हम कहते हैं एट 0 केल्विन काइनेटिक एनर्जी of any gas, any particle is not 0. In fact it is quantized. In fact it is quantized multiple of something. कुछ मल्टीपल में क्वांटाइज होता है। हमको उससे मतलब नहीं है, बस ये समझ लो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 0 केल्विन पे 0 नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर एट 0 केल्विन electrons can still be found up to certain energy level that is above the valence band. This energy level is called Fermi energy level. This energy level is called Fermi energy. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास अगर कोई चीज है उसमें क्या हो रहा है कि हमने यहां पर इसको भरा, ये हमारे एनर्जी लेवल के स्प्लिटिंग हुए थे, ये हमारे एनर्जी लेवल के स्प्लिटिंग हुए थे इस तरह से। और ये पूरा खाली था और हमने 0 केल्विन पे इनको भरना स्टार्ट किया। हमने 0 केल्विन पे क्या किया, इनको जो है भरना स्टार्ट किया था। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हम जब इसको भरेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहां डालेंगे, यहां डालेंगे, यहां डालेंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते यहां तक आएंगे, भर जाएंगे। सेमीकंडक्टर इसको भर देंगे, खाली रहेगा। बट इसका कहना है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स
कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 0 केल्विन पे नहीं जा सकता है। ये परफेक्ट इंसुलेटर होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। ये फील्ड था, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स ये अभी भी इस एनर्जी तक जा सकता है। ये अभी भी यहां से इस एनर्जी तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये इसके मिड पॉइंट पे आता है। ये होता है वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है ईजी। तो तुम ये समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी भी काटेंगे यहां नहीं जा सकता, बट अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है, लौट आता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लौट, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लौट आता है। बट इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचता है, यहां तक भले नहीं पहुंच पा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन यहां से जाके लौट रहा है। इसको बोलते हैं ईएफ, फर्मी एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी। इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट ऑफ वैलेंस बैंड इन क्वांटम फिजिक्स इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल। ये होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। हाँ बोलो, ठीक है। इसको तुम्हारे स्टडी सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, इसको तुम्हारे सिलेबस से कोई मतलब, इसको तुमको पूरा फर्मी डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो पूरा क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। चलिए अब हम ये बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, हम सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर दिखता कैसे, बनता कैसे, ठीक है, वो किस टाइप का होता है, ठीक है। सो देखो सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर जनरली इसमें देखा जाए हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। हालांकि कार्बन फैमिली का होता है लेकिन कार्बन नहीं होता है। कार्बन फैमिली का है लेकिन कार्बन नहीं होता। क्यों नहीं होता है बाद में बताएंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो सिलिकॉन के केस में कुछ इस टाइप से उसका लैटिस होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये इसका कोई सॉलिड लैटिस है और ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये पर्टिकुलर सिलिकॉन को हम देख रहे हैं। तो होता क्या है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन ये देगा, डॉट से दिखा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया। ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 3 4। इसके नेवर्स ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया और इसका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। और इसका कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 4 ने दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर का जो थर्मल एनर्जी गेन करता है, कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ड्यू टू टेम्परेचर कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। कुछ बॉन्ड जब टूट जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है और यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, होल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, नहीं कहाँ कहीं जा रहा है, वो उसी लैटिस में है ना, फ्लोट कर रहा है, एक तरह से फ्लोट कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बन गया। तो ये जब यहां से अलग होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है ड्यू टू टेम्परेचर, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बन जाए, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब है, ऐसा नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है। यहां इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, ये नट बोल्ट है, नट वहीं छूट गया, बोल्ट खुल गया, बोल्ट खुल गया। तो ये जो है यहां एक इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है और यहां जिस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री।
जब इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री तो हम बोलते हैं दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, ये इसको बोलते हैं होल। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देर के बाद ये आए और इसमें घुस जाए और फिर सेट हो जाए। जब भी तुम एनर्जी सप्लाई करोगे, जब भी कोई बॉन्ड एनर्जी गेन करेगा, ये टूट जाएगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल, तो बॉन्ड फॉर्म करेगा और उतना एनर्जी रिलीज कर देगा। समझ रहे हो? मतलब एनर्जी ज्यादा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा ऐसा? एनर्जी ज्यादा देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, दोनों क्यों फ्री नहीं होंगे सर? अगर एनर्जी कौन दोनों? कौन कौन दोनों? ये और ये कौन? मतलब वो जो बॉन्ड है ना, एक जो टूटा आपने जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, उसमें से साइड एटम का जो सिलिकॉन है उसका भी जो एटम है ना, सो इलेक्ट्रॉन है, ये, हाँ ये ठीक है। तो ये भी फ्री होना चाहिए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। अरे हम जब इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जब हम इस सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो इस सिलिकॉन में फर्क क्या, मुझे सो बताओ पहले। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। तो तुम एक काम करो, इस सिलिकॉन को देखो, यही डायग्राम जो है ना, इस डायग्राम को यहां से उठा के यहां पेस्ट करो, तो ये सिलिकॉन यहां आ जाएगा, ये सिलिकॉन यहां चला जाएगा, ये सिलिकॉन राइट चला जाएगा, तो बात तो वही होगा ना। नहीं, मैं अग्री कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सर कि आपने बोला कि उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाके फ्री हो जाता है और वापस आके आ भी जाता है उस होल में। ठीक है, सर अगर एक ही बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो वो बॉन्ड रहेगा ही क्यों? वो बॉन्ड ही नहीं रहेगा ना, वाला सिलिकॉन का अपना इलेक्ट्रॉन वापस उसके फ्री ऑर्बिट में चला जाए। ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर क्या होगा, उस ऑर्बिटल में चला जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया वाला, हाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है हाँ वो अपने वापस फ्री ऑर्बिट में चला जाएगा, बॉन्ड ही नहीं रहा वो, ये ऑर्बिटल में क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं रहा ना सर। बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन का बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ही चला गया उसमें से। बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो अगर एक ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन अच्छा, तुम्हारा मतलब ये कहना है कि मेरे पास, अगर तुम्हारा मतलब ये कहना है मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक, मैग्नीशियम में ऐसे होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये बात और है कि एक की स्पिन होती है प्लस हाफ, एक की स्पिन होती है माइनस हाफ। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और मैंने बना दिया Mg प्लस, तुम्हारा कहना है Mg2 प्लस बन जाएगा। हाँ लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो दूसरा क्यों नहीं निकल गया, सो बताओ मुझे। मैंने इन दोनों में से, इस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। मॉलिक्यूल में भी यही हो रहा है, मॉलिक्यूल में भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और दोनों मिलके कुछ सेट बना, मैंने एक को निकाल लिया, तो ये क्यों निकल जाएगा? यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों शेयरिंग से बन रहे थे, ठीक है। जब शेयरिंग हो गया तो क्या होता है, ये जब बॉन्ड बनता है तो क्या एनर्जी रिलीज होता है कि एब्जॉर्ब होता है? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है रिलीज होता है, तो एनर्जी इसमें से रिलीज हो गया, एनर्जी इसमें से रिलीज हो गया, और ये एक पर्टिकुलर जगह पे जाके लैटिस में ये फिक्स हो गया। अब ये चल नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी चल नहीं सकता है। एग्रीड? दे आर फिक्स्ड, दे आर इन ए वे फिक्स्ड। तो क्या अब ऐसा होगा कि अगर हम इसको निकाल लेंगे तो ये इसको भी निकलना ही पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि इसको हमने, अगर हम इसको तोड़ के निकालना चाहते हैं, हमको कुछ एनर्जी जो है देना पड़ेगा। क्या इसको एनर्जी अलग से देना पड़ेगा, ये इसकी एनर्जी से ये निकल जाएगा? आई होप सो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो क्या होगा इस प्रोसेस में, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा। हमने कहा कि क्यों क्या ये बॉन्ड क्यों ब्रेक किया? ये बॉन्ड ब्रेक किया ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब है कह सकते हैं हम लोग
KT 3/2 KT। इसे हम कह सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर T इंक्रीजेज, more electron holes pair are created, therefore number of free electrons per unit volume increases, therefore conductivity increases। करेगा ना, कंडक्टिविटी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पर बढ़ेगा, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीजेस। रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो समझ लो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, याद रखना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टिविटी, या यूं कहो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, सो रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। सही है, सेमीकंडक्टर, हाँ, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में, इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का बनना। तुम जितना टेम्परेचर दोगे उतना बॉन्ड टूटेगा, और जितना बॉन्ड टूटेगा उतना तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा चलने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जो है रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है। जब लिखेंगे R इक्वल टू या रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है, जबकि मेटल के केस में पॉजिटिव होती है। हाँ सर। अब